नमस्कार बच्चों। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 बोर मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है। देखिए, इस लेक्चर को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत ध्यान देने लायक हैं। और दूसरा ये है कि इसमें मैंने ज़्यादा थ्योरी पार्ट केवल उतना ही कवर किया है जितना कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। बाकी मैंने फिजूल की थ्योरी इसमें कवर नहीं करी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन एटम और आयन हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे ये सब एटम या आयन है। ठीक है। जो बोर ऑर्बिट होते हैं या बोर एटॉमिक मॉडल में जो ऑर्बिट होते हैं, सेल जिसको बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इस तरह के इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं में घूमते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होता है। मतलब कुछ ऐसा, mvr क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। n क्या है? एक इंटीजर नंबर है जिसको कि हम आगे चल के ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर भी बोलना चालू कर देंगे। h प्लैंक कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं। ठीक है। जैसे जैसे n बढ़ता है, मतलब ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है, एनर्जी भी बढ़ती है। इसका मतलब है कि अगर न्यूक्लियस से अगर हम दूर जाते हैं तो ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती है। ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस से इनफाइनाइट पे चले जाते हैं तो ऑर्बिट की एनर्जी जीरो हो जाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ रही है तो फिर लास्ट में जीरो कैसे हो गई? तो लास्ट में जीरो इसलिए हो गई क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी हैं ये सब नेगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यू धीरे धीरे जो है उसका मैग्नीट्यूड घटेगा और वो जीरो पे चला जाएगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो दो फोर्स काम करते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होता है mv²/r और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², जिसमें Q1 हम न्यूक्लियस पे चार्ज ले रहे हैं Ze और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, तो Q1 × Q2 क्या हो गया? Ze²/r²। तो कहे 1/4πε0 कहाँ चला गया? तो कहे वो सीजीएस में 1 माना जाता है। अगर हम रेडियस सेंटीमीटर में निकालते हैं तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आता है कि रेडियस की बात करी जाए कि रेडियस कैसे निकाला जाएगा। तो रेडियस निकालने के लिए आपके पास एक तो था एंगुलर मोमेंटम = nh/2π और दूसरा आपने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। दोनों से आप v² निकालिए। ठीक, दोनों से v² निकालिए बड़े आराम से, और दोनों के v² को आमने सामने रख दीजिए 1 = 2। तो उससे आपको एक रेडियस की इक्वेशन मिलेगी n²h²/4π²mze²। ठीक है। अब ये r को आप rn भी कह सकते हैं, मतलब nth ऑर्बिट के लिए रेडियस। जब आप इस सभी कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे तो 0.529 n² एंगस्ट्रम में आएगा। अच्छा, 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो आप यहाँ मीटर में निकालना हो तो 0.529 × 10⁻10 कर दीजिए, और सेंटीमीटर में निकालना है तो 10⁻8 कर दीजिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्वेश्चन है कि कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ B3+ एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He+।
तो मान लीजिए कि सेकेंड बोर ऑर्बिट, सेकेंड को हमने R2 डाल दिया 0.529 n²/z, ये फॉर्मूला है हमारा। सेकेंड बोर ऑर्बिट है तो हमने ले लिया n² की वैल्यू हो गई 4 सेकेंड का, और B3+ का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो ये 4 से 4 कट गया, ये आ गया कितना 0.529 एंगस्ट्रॉम। अ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He+, 0.529, थर्ड बोर ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और He कितना हो जाएगा, He का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। तो हो गया 0.529 इंटू 9/2 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम R2/R3 करते हैं तो ये 2/9 हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस इक्वेशन में यहाँ पर अगर आप देखें तो वेलोसिटी लिखी है NH/2πmr, और हमको ये r की वैल्यू, ये वाली r की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। जैसे ही हम r की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हमको ये मिलेगा, और जो जो वैल्यू कटती है काट देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 2πZe²/NH। तो अब Z एंड N तो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपने रख दी, Z/N आ गया, ठीक है। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड में होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है तो 10⁻⁸ कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ He+, ठीक है। बच्चों, अगर आपको लगता है कि सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा सा रोक के इसको पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ He+, तो ज़रा फॉर्मूला देख लीजिए कि वेलोसिटी आपको निकालना है, V4 निकालना है, n की वैल्यू क्या है 4 है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ He+, तो n की वैल्यू तो हो गई 4 और z की वैल्यू हो गई कितनी 2, तो ये कट गया, ये आ गया 2, ये आ गया 1.09 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। मैं आपको बार बार ये पहले भी बता चुका हूँ कि नोट्स मैंने पूरे, जो डिटेल नोट्स होती है वो मैंने शेयर कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इसके असाइनमेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से असाइनमेंट लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बात आती है एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट की। तो एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होती है उसी को बोर ऑर्बिट की एनर्जी बोला जाता है। वो दो एनर्जी को मिलाकर मिलती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो हमारा होता है क्या, Ze²/r माइनस Ze²/r, मतलब 1/4πε0 Q1 Q2/r होता है। Q1 इंटू Q2 Ze² था ही, 1/4πε0 को हमने 1 मान लिया था अपॉन r, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो अब हमें हाफ mv² को Ze² के जैसा बनाना है। तो आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर था, तो यहाँ से r कैंसिल कर दीजिए, mv² = Ze²/r हो गया। आप दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी = आपको आ जाएगा क्या, Ze²/2r, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि टोटल एनर्जी = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस में है, ठीक है। तो
तो प्लस की जगह पर यहाँ पे सिंबल क्या आ गया, माइनस का। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आएगा Ze²/2r, वो भी माइनस में। ये टोटल एनर्जी है। अब अगर इनके बीच रिलेशन देखना चाहते हैं तो देखिए, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में केवल सिंबल का डिफरेंस है, इसलिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल है, या कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में 2 से डिवाइड करें तब टोटल एनर्जी आएगा। तो कभी मान लीजिए आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोल दे तो आप टोटल एनर्जी निकालिए और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आपका जो टोटल एनर्जी आ रहा है वो ये आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। आर फिर से हमने रख दिया n²h²/4π²mze², और यहाँ पे जो वैल्यू कटती है काटती, ये आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो सभी की वैल्यू रखकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अच्छा मैंने इसमें किलो जूल पर मोल में भी निकाल रखा है, कभी कभी आपको पूछा भी जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो हमने पहले ही बात करी थी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.18 × 10⁻18 आ जाएगा, ये जूल पर एटम में आएगा, ठीक है। अब जूल पर एटम को किलो जूल पर मोल में अगर चेंज करना है तो आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और 10⁻³ से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा इसमें। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम E1 की बात करें तो -13.6 Z²/n², तो n की वैल्यू तो 1 हो गई, तो -13.6 हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है और यहाँ n की वैल्यू भी 1 दी है, तो ये हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम दूसरे की बात करेंगे तो -13.6 Z की वैल्यू तो 1 है और n की वैल्यू 2 बोला गया है, तो ये हो गया 4, तो ये आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम तीसरे की बात करेंगे तो -13.6 Z की वैल्यू तो 1 है और n की वैल्यू यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा मैंने ये वैल्यू रट्टा मार रखी है, आप भी चाहें याद कर लीजिए इसको। -13.6 Z की वैल्यू 1 और ये हो गया 16, तो ये आ गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये आप याद कर सकते हैं और आप देखिए कि जो है मैग्नीट्यूड इसका घटता जा रहा है नेगेटिव में। नेगेटिव में किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और यही बात थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोली थी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे या n की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी और फाइनली लास्ट में क्या हो जाएगी, 0। जैसे यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He+, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 × टोटल एनर्जी होता है। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी निकाल दिया जाए, तो ये हो जाएगा -13.6 Z² मतलब He का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। थर्ड बोर ऑर्बिट है तो ये हो जाएगा 9, तो -13.6। अभी देखो 9 से डिवाइड किया था जब हमने तो -1.51 आया था, तो हमारा 1.51
इंटू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब ये हो गया कितना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो -12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन पे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाए तो वो एनर्जी रिलीज करेगा या तो रिक्वायर्ड होगी उसमें। अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो कितनी करेगा, या रिक्वायर्ड होगी तो कितनी होगी। इसके लिए एक बात आपको याद रखनी, वो क्या है कि जो N2 होगा वह हमेशा हायर होगा और N1 हमेशा लोअर होगा। क्या मतलब कहाँ से जंप कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 5 से 3 पे कर रहा है, तो बड़ा वाला कौन है, 5 है, छोटा वाला कौन है, 3 है। तो हमारे लिए N2 5 हो गया और N1 3 हो गया। ठीक है, मान लीजिए 3 से 5 पे जंप कर रहा है, तो भी बड़ा वाला 5 है और छोटा वाला 3 है, तो हमारे लिए N2 अभी भी 5 होगा, N1 अभी भी 3 होगा। कहने का मतलब है कि हम N2 हमेशा बड़ा वाला लेंगे और N1 हमेशा छोटा वाला लेंगे। ठीक है, तो क्या सर नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए आपको थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। कि थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अगर आप, कि फॉर साइन कन्वेंशन डेल्टा ई, फॉर साइन कन्वेंशन ऑफ डेल्टा ई वी शुड यूज कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी रिलीज होगा तो नेगेटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव। क्या एनर्जी रिलीज कब होगा, कि एनर्जी रिलीज तब होगा जब वो हायर से लोअर पे आएगा। जैसे 5 से 3 पे आया तो रिलीज होगा। अगर वो लोअर से हायर पे जाता है, जैसे 3 से 5 पे जाता है, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन निकालना कैसे है, तो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन के लिए आपको क्या करना है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब आ रहा है तो E2 - E1 करना है। E2 की वैल्यू कितनी है, -13.6 Z²/N2², फिर -13.6 Z²/N1²। अब इसको अगर हम निकालते हैं तो हमारा जो आएगा वैल्यू वो 13.6 Z² 1/N1² -1/N2² हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड बोर ऑर्बिट से फर्स्ट बोर ऑर्बिट की ओर Li2+ आयन में, तो आपको एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सॉल्यूशन ले लेते हैं, डेल्टा ई निकाल लेते हैं। 13.6 Li2+ है तो Z² की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर। थर्ड बोर ऑर्बिट टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट, मतलब N1 छोटा N2 बड़ा, तो N1 हमारा हो गया 1 का स्क्वायर और N2 हो गया कितना 3 का स्क्वायर, मतलब 9। चलो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हो गया 13.69 1/1 -1/9। ठीक, तो डेल्टा ई की वैल्यू आ गई 13.6 × 9 × 8/9। 9 से 9 आप कैंसिल कर दीजिए। 13.6 × 8, ये जो भी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और यही हमारा एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए कि जंप फ्रॉम थर्ड बोर ऑर्बिट टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट, थर्ड से फर्स्ट में गया तो एनर्जी क्या किया होगा, देखिए हायर से लोअर में आया तो एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। ठीक, तो जब एनर्जी रिलीज हुआ होगा तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा 13.6 × 8। ठीक,
क्लियर हो रहा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कि आयनाइजेशन एनर्जी के लिए N1 की वैल्यू 1 हमेशा रहेगी और N2 की वैल्यू इन्फाइनाइट रहेगी। तो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन में जो फॉर्मूला था हमारा N1 स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, तो उसमें N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू इन्फाइनाइट करके रख देंगे। ठीक, जब हम रखेंगे तो ये हमारा जो है सीधे आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर। अब ये जो 13.6 जेड स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। जूल पर एटम में निकालना है आपको, तो आपको 2.18 इंटू 10⁻18 लेना होगा। और अगर किलो जूल पर मोल में निकालना है तो 1.13। यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई है कि 1.13 के बाद हमारा जो है ये 10⁻² भी था जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक, ध्यान से देखिए। जो चलिए मैं पीछे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर 10⁻² भी था। ठीक है, अब इसने बोला कि कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+। तो अभी तो इसने कुछ बोला नहीं है, तो हम 13.6 जेड स्क्वायर से निकाल देते हैं। 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 13.6 इंटू कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। लेकिन जब ये कहता है कि कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+ इन किलो जूल पर मोल, तब हमको आयनाइजेशन एनर्जी 1.13313 इंटू 10⁻² जेड स्क्वायर से निकालना होगा। तो 1.313 इंटू 10⁻² इंटू कितना 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये जो होगा वो किलो जूल पर मोल में निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं अलग से होमवर्क नहीं दे रहा हूँ कि आप असाइनमेंट सॉल्व करिए। असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग अगले क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आएंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल पर बच्चों नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। ठीक है, थैंक यू।